Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Colonialism and the Capital City. What we are going to read in this chapter about the deurbanization and about the growth of cities, implications of colonial policies and institutions, and about a case study. In pre-British India, towns grew around royal courts, craft centers, junction of trade routes and places of worship and pilgrimage. Under the impact of British colonization, many of these towns declined. For example, as Indian rulers fell from power, the towns around their courts declined. Some Indian towns changed vastly under British influence. New towns also came up. टाउन्स जो बने थे, कोई ट्रेड टाउन था, कोई टेम्पल टाउन था या कोई ब्रिटिशर्स ने टाउन बनाए थे. जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम क्या हुआ, जो ये टाउन बने हुए थे वो डिक्लाइन होने लगे थे. जैसे कि जो इंडियन रूलर थे, जब वो पावर में थे, उनके जो टाउन थे, जब वो रूलर पावर से हटे तो उनके जो टाउन थे वो डिक्लाइन हुए उनके कोर्ट के साथ साथ. सम इंडियन टाउन्स चेंज वास्टली अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. न्यू टाउन्स ऑल्सो केम अप. और कुछ टाउन ब्रिटिशर्स के अंदर में बिल्कुल चेंज हो गए. इस तरीके से कुछ जो पुराने टाउन्स थे वो डिक्लाइन हुए और न्यू टाउन्स सामने आए. नाउ व्हाट इज डीअर्बनाइजेशन? डीअर्बनाइजेशन क्या होता है बच्चे? जब शहरों के लोग यानी अर्बन सिटीज से जो लोग हैं वो रूरल यानी विलेज एरिया की तरफ मूव करने लगे, उस कंडीशन को कहते हैं डीअर्बनाइजेशन. Lives of the people have gone through many changes, some change due to external pressure and some due to environment. In history, we study not only about the kings and kingdoms, but we also learn about changing scenario of the society. History में हमने सिर्फ kings और kingdoms के बारे में ही नहीं पढ़ा है, बल्कि society में क्या changes हो रहे थे, कैसे लोग इधर से उधर move कर रहे थे, लोग क्या occupation करते थे, कैसे socially, political and cultural influence उनकी life को प्रभावित करता था, कैसे सिटीज और टाउन अमर्ज हुए, कैसे वो ट्रेड सेंटर बने, कैसे पिलग्रिम सेंटर बने. ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री से पता लगता है. अर्बनाइजेशन क्या होता है? जैसे जैसे न्यू किंगडम बने, न्यू ट्रेड सेंटर्स बने, उससे लोग शहरों की तरफ मूव करने लगे, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी दिखने लगी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. इस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ. लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आस्क्ड टू hand over the control. The British Crown and Queen Victoria was made the Empress of India. उसके बाद क्या हुआ? टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, इंडियन फार्म लैंड सीज कर दी गई और जो भी इसेंशियल गुड्स थे वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने लगे. तो इंडियन फार्मर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी. इन एडिशन टू दिस देयर वर फेमाइन इन बंगाल 1943 which claimed 30 lakh people's lives and the industries collapsed. Many Indian artisans lost their job due to the flooding of British goods. बहुत सारे ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आ गए थे, इसी कारण बहुत सारे जो इंडियन आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी जॉब, अपना ऑक्यूपेशन गंवा दिया था. तो इस तरीके से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, काम करने के लिए कुछ नहीं था. तो शहरों के जो लोग हैं वो गांव की तरफ यानी एग्रीकल्चर की तरफ, फार्मिंग की तरफ मूव करने लगे. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डीअर्बनाइजेशन. नाउ ग्रोथ ऑफ सिटीज. The growth of cities in the colonial era represented the creation of new centers of activity. The earliest cities to grow, the presidency towns of Bombay, Calcutta and Madras in the 18th century. The modern planned cities of New Delhi, Chandigarh and Islamabad also came into being. And the British quest for cool retreat from the heat and dust of the plains led to the development of another colonial urban form called the hill stations. Thus, शिमला एंड दार्जिलिंग बिकेम पॉपुलर. और इस तरीके से ब्रिटिशर्स के अंदर कुछ जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, जैसे कि प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. उसके अलावा न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ एंड इस्लामाबाद. एंड
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर डिस्कवर किया। कहाँ पर? जैसे हिल स्टेशंस होते हैं, तो शिमला, दार्जिलिंग, ये बहुत ज़्यादा पुराने हिल स्टेशन हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने डिस्कवर किए थे। नाउ फर्स्ट सिटी है बॉम्बे, दैट इज मुंबई नाउअडेज। मुंबई जो है वो ब्रिटिशर्स ने उसको प्रेसिडेंसी टाउन बनाया था, और बिफोर द एस्टैब्लिशिंग देयर सेटलमेंट्स एट बॉम्बे, द इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री एट सूरत इन 1612 टू कंट्रोल देयर ट्रेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और बॉम्बे में अपनी कैपिटल शिफ्ट करने से पहले जो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी वो कौन सी जगह थी? सूरत थी, क्योंकि वहाँ जो फैक्ट्री थी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वेस्ट ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहाँ पर इक्विप इस्टेब्लिश कर रखी थी। बट सर्टेन इवेंट्स हेल्प देम टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन बॉम्बे, वेयर दे फाउंड देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द मराठा एंड द पोर्तुगीज इंटरफेरेंस। इट वॉज मेयर चांस दैट द British ruler Charles II got Bombay as dowry from the Portugal ruler after his marriage with Princess Catherine in 1661. In 1668, the British ruler handed over the control of Bombay to the English East India Company in return for a nominal rent of £10. Soon, Bombay became the best naval station on the west coast of India because it was safe from the invasions of the Marathas as well as the loot of the Malabar pirate. और यही कारण था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी कैपिटल सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर ली थी। नाउ द नेक्स्ट सिटी इज कैलकाटा। Calcutta, that is Kolkata. The British established Fort William to fortify their possessions in Kolkata. After the British won the Battle of Plassey, Kolkata became the headquarters of 1773. Governor of Kolkata was made the Governor General of India, and the governors of Madras and Bombay were made सबसर्वेंट टू हिम। और इस तरीके से जो कैलकाटा है वो एक ग्रेट टाउन के रूप में, ग्रेट सिटी के रूप में सामने आई। नाउ नेक्स्ट इज मद्रास। Madras, nowadays Chennai. The British had originally settled at Masulipatam near Madras. They were allowed entry into Madras by the local Raja, and they constructed Fort St. George to guard their settlements from French and Dutch threat. फ्रेंच और डच लोगों से बचने के लिए उन्होंने जो फोर्ट बना रखा था मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसको फोर्टिफाई किया हुआ था, उसको वहाँ पे मद्रास में कंस्ट्रक्ट किया, ताकि जो लोकल राजा है उनकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया ताकि वो फ्रेंच और डच थ्रेट से बच सके। In 1658, Madras became a presidency and all factories of the Coromandel coast were subordinated to it. और 1658 में मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसी बन जाती है और जितनी भी कोरोमंडल कोस्ट की फैक्ट्रीज थी वो उसके अंडर आ जाती हैं। नाउ न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़। These new urban centers were different from the older ones in respect of their area and population. New Delhi and Chandigarh दोनों क्या हैं? प्लांट सिटीज़ हैं। प्लांट सिटीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने प्लान की थी। Public buildings, municipality offices, central markets and clock towers also become an integral part of these cities. These were built on a European plan with broad streets and open spaces and separation of residences and businesses. Now come to the did you know? British merchant Job Charnock is widely considered to be the founder of Kolkata और इनको कोलकाता का फाउंडर माना जाता है। He landed at Satunati, a village in the middle of 17th century, and Sutanati, that is Govindpur and Calicut together became कैलकाटा, नाउ कोलकाता। और ये तीनों सिटी जो 17th सेंचुरी में मिलके क्या बन गई? कोलकाता बन गई। नाउ हिल स्टेशंस। The British can be credited for developing many hill stations which are famous till today. Hill stations such as Mussoorie, Shimla, Darjeeling and Ottoman, that is Ooty and Dalhousie, were all developed during the British.
during the British period to enable them to work in cool climates. The tea and coffee plantation led to the emergence of plantation towns with distinct urban features in Assam and Kerala. Cool climate में काम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इन नए हिल स्टेशंस को डिस्कवर किया और टी और कॉफी प्लांटेशन को इंक्रीज करके उनको एक अर्बन फीचर, अर्बन लुक दिया असम एंड केरला जैसी सिटीज को. नाउ कैंटोनमेंट्स. Cantonments were British military settlements laid out wherever the British were present in sizable numbers, and Meerut, Kanpur and Roorkee were some of the important cantonments town. और ये बहुत ज़्यादा फेमस टाउन है जहाँ पर मिलिट्री के, ब्रिटिश मिलिट्री के बेस स्टेशंस होते थे, जैसे कि मेरठ, कानपुर एंड रुड़की. नाउ implications of colonial policies and institutions. First is public works. Lord Dalhousie, 1841 to 1856, was the first Governor General who set up a separate public work department. जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया जो कि पब्लिक के लिए काम करता था. कोई भी सिटी में रोड, कैनल, ब्रिजेस या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का काम शुरू करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था. दिस डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर. एन इंजीनियरिंग कॉलेज was opened at Roorkee. Many other work of public utility were executed under the guidance and supervision of the Public Works Department. और इस तरीके से Public Work Department ने पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा काम किया. Next is about railways. The British rulers realized the need of a cheap and easy means of transport. If British manufactured products were to flow into India and Indian raw material secured for British industries, efforts were made to link the major cities, ports and markets of the country by road. कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सस्ते और इजी वे में किया जाए, इसके लिए उन्होंने रेलवेज का आविष्कार किया. द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने ओपन फॉर ट्रैफिक इन 1853. दिस वाज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट विच वाज फुली डेवलप्ड बाय 1900 एंड कवर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री कनेक्टिंग न्यू टाउन्स एंड सिटीज. नेक्स्ट इज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. Along with the civil services and the army, police was the important pillar which supported the defense of the British rule in India. So, the British paid attention towards the organization of police in India. Before that, the police duties were assigned to the जमींदार्स. पहले जो रूलर्स होते थे, किंग होते थे, वो सारी ड्यूटीज़ किसको देते थे? सिविल सर्विसेज की जमींदार्स को देते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, दैट इज़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. जो भी सिटीज़, विलेजेस में जो भी काम होता था, जो भी सिविल वर्क होता था, लड़ाई झगड़े का वर्क होता था या वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करना होता था, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था. उसके लिए जगह जगह पर थाने खोले गए थे जिसके हेड को दरोगा बोलते थे. ओके. And the district superintendent was the chief of the district police. As in the army, discrimination was practiced against the Indians in the police force as well. Only the English were considered fit for higher post of responsibility. लेकिन इस पुलिस डिपार्टमेंट में जो हायर पोस्ट थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलती थी. यानी ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश मैन थे उनको ही कैपेबल समझते थे. नाउ म्यूनिसिपैलिटीज. During British rule, there was some improvement in civic facilities in some major Indian cities. Piped water supplies, street lights, sewage, parks and playgrounds were set up in large cities, mainly in the cantonments and civil lines. Urban administrative bodies were set up from 1881 to look after civic problems. इस तरीके से एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई, दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटी, 1881 में सेटअप की गई, जो कि पब्लिक सुविधाएं, जो कि सिविक प्रॉब्लम, सिविक एमिनिटीज़ को लुक आफ्टर करेगी. They were primarily looking after collection and local taxes, maintenance of roads, removal of garbage, primary education and public health. Now, here is a case study about Delhi. Delhi,
that was traditionally called the land of seven cities. New Delhi, the capital of British India, was the last addition to the formerly built cities of Delhi. It was envisaged after 1911 CE when the British shifted the capital from Calcutta to Delhi. जब उन्होंने अपनी कैपिटल ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा से दिल्ली में शिफ्ट की, तब दिल्ली को एक नया रूप दिया गया. Designed as the city of monument, the vital underlying concept of design was to create a grand monumental city space which would inspire awe among the conquered colonial citizens and the symbolic of the empire's socio-culture, architecture and political superiority and domination of British Empire. और इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया तो अपनी पावर को दिखाने के लिए उन्होंने दिल्ली को एक मॉन्यूमेंटल सिटी में कवर कर दिया. जगह जगह पर अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट बनाए गए एंड ऐसा लुक दिया गया जिससे ब्रिटिश एम्पायर की पावर को शो किया जाए. द न्यू कैपिटल मैन टू बी द इम्पीरियल कैपिटल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आयरनिकली टुक 20 years टू फिनिश. और 20 साल लग गए दिल्ली को पूरा कंप्लीट करने में. डिजाइन्ड बाय एडविन ल्यूटिन्स एंड हब Baker, British New Delhi is now a small but significant part of the greater metropolis of New Delhi, which is the capital of modern India. The sub-city is now popularly called Lutyens Delhi. और sub-city जो है उसको क्या बोलते हैं लोग? Lutyens Delhi भी बोलते हैं, क्योंकि ल्यूटिन ने इस दिल्ली को डिज़ाइन किया था, जो कि जहांबाद के नाम से भी जानी जाती है. दैट इज़ द ओल्डर सिटी ऑफ दिल्ली, जो यमुना रिवर के वेस्ट में लोकेटेड है. एंड इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में 20 साल लग गए थे. इसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन भी हैं, जैसे कि राजपथ है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है. एंड द इंडिया गेट वॉज बिल्ड टू इमोरलाइज द 85,000 सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1. और इस तरीके से दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स. नाउ कम टू द की पॉइंट्स. The British policy of economic exploitation led to the deindustrialization, which in turn resulted in deurbanization or the decline of the old towns of importance. जब ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आई तो उन्होंने बहुत सारे जो टाउन्स हैं उनको डिक्लाइन किया, और जो उनके लिए ट्रेड या फिर पिलग्रिमेज के लिए इम्पोर्टेंट टाउन थे उनको अमर्ज किया. Among the new towns that grew were port cities like Madras, hill stations like Shimla, cantonment like Meerut and new plant cities like Delhi. ये फेमस टाउन थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर डेवलप हुए. In British established many institutions such as Public Works Department, Railways, Post and Telegraph Department, etc. बहुत सारे डिपार्टमेंट जो अभी भी पब्लिक के लिए काम करते हैं वो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किए थे, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रेलवेज, एमसीडी, पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, एटसेट्रा. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.